हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलो फटाफट एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। डायरी मूवी हॉन्टेड मूवी है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक कपल के साथ जो ऊटी जा रहे होते हैं। अब वो जिस मोड़ पे जा रहे होते हैं तो हस्बैंड अपनी वाइफ को जगा के कहता है कि देखो हेयर पिन बैंड आने वाला है और ये हॉन्टेड बैंड है और यहाँ पे रास्ते में अगर कोई औरत मिले तो गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, ऐसे वो डरा रहा होता है। तभी हेयर पिन बैंड मोड़ आ जाता है और उसी समय इनकी गाड़ी के आगे कुछ आ जाता है जिसके कारण ये गाड़ी जाके किसी झाड़ियों पे टकरा जाती है और खाई में गिर जाती है। अब ये हेयर पिन बैंड जो है, ये जो मोड़ है हॉन्टेड होता है, मतलब ऐसी अफवाह होती है कि ये हॉन्टेड है। यहाँ पर जब भी कोई गाड़ी आती है या कोई दो गाड़ियाँ आपस में भिड़ती है तो जो एक्सीडेंट होता है उस हादसे में कभी कोई जिंदा नहीं बचता। यहाँ अमूमन घटनाएं होती ही रहती है और ये हादसा भी इतना ज़ोरदार होता है कि न्यूज़ एंकर अगले दिन टीवी पे बता रही होती है कि कैसे इस हॉन्टेड हेयर पिन बैंड ने एक और फैमिली की जान ले ली। क्या ये सच में हॉन्टेड है? कुछ लोग इसे हकीकत में शापित मानते हैं तो कुछ कहते हैं कि नहीं, वो मोड़ ही ऐसा है कि जब दो गाड़ियाँ अलग अलग डायरेक्शन से आती है तो एक दूसरे को देख नहीं पाती है, इसीलिए एक्सीडेंट हो जाता है। 13 हेयर पिन बैंड से बात घूम के आती है। अब सीन दिखाता है एक पुलिस ऑफिसर अकेडमी का, जहाँ पर सीनियर अपने ट्रेनी ऑफिसर्स को कहता है आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है और मेरे पीछे जो रैक देख रहे हो इसमें इस स्टेट के सारे अनसॉल्व केसेस की फाइल रखी है। तो आपको इसमें से जो भी केस लेना है लीजिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो सारे ट्रेनी ऑफिसर्स ढूंढने लग जाते हैं अपनी अपनी केस की फाइल और इसमें ही होता है वरदान, जो इस मूवी का हीरो भी है। और वो एक केस स्टडी लेता है हाथ पे, जो कि ऊटी में हुए कपल मर्डर केस का होता है, जिसमें उनकी कुछ लोगों ने उनकी मर्डर करने के बाद उनकी ज्वेलरी लूट ली होती है और वरदान कहता है कि मैं इसे ही सॉल्व करूँगा। अब ट्रेनी ऑफिसर सबको रूल्स रेगुलेशन बताता है और वरदान अपने ट्रेनी ऑफिसर से परमिशन लेके ऊटी के लिए जाता है। वो इतना इंटरेस्टेड होता है केस सॉल्व करने के लिए कि वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर से विजिट करने के बाद ऑफिसर एक एसआई उसको असिस्ट करने के लिए अपॉइंट कर देते हैं, जिसका नाम होता है पार्वती। और अब वो इस केस पे वरदान के साथ काम करने वाली थी। वरदान वहाँ से जाता है उस समय 16 साल पहले जो केस लीड कर रहे थे उस टीम के कांस्टेबल के पास। तो कांस्टेबल कहता है अरे वो 100 साल पुराना केस था, उसमें तब हमको कुछ नहीं मिला, अब तुम क्या ही कर लोगे। सुनो बेटा, मेरी बात मानो और तुम कोई दूसरा केस ले लो, ये एक अनसॉल्व केस है, इसके पीछे मत पड़ो। पर जो वरदान होता है वो बहुत सीरियस होता है केस को लेकर और वो इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, सॉल्व करना चाहता है, इसीलिए वो डिटेल्स पूछता है। एंड उस समय कांस्टेबल ने जो फाइल बनाई होती है वो वरदान को दे देता है। अब वरदान वहाँ से निकलता है और पार्वती से कहता है कि हमें ना आसपास के स्टेट्स में ये फाइल फॉरवर्ड कर देनी चाहिए और पता करना चाहिए क्या वहाँ पर भी ऐसा कोई केस हुआ था। अब इसी बीच हमें पार्वती और वरदान के बीच का लव एंगल भी दिखाया जाता है। वरदान यहाँ से पार्वती को अपने फादर से मिलवाने ले जाता है, उसके बाद वो इस केस की इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन का सीन, जहाँ पर एक कपल आया होता है पार्वती के पास। वो बताता है कि कैसे उनकी बेटी लापता है और घर नहीं आई है। अब पार्वती एफआईआर लिखने का बोल देती है, वरदान से मिलने जाती है। तभी वरदान को कॉल आता है उसकी फ्रेंड अक्षया का, जो दूसरे पुलिस स्टेशन में होती है, और वो बताती है कि जैसी केस फाइल उसने भेजी है वैसा ही केस उनके यहाँ पर भी हुआ है। और वरदान कहता है ठीक है, मैं मिलने आ रहा हूँ तुमसे। मगर वर्धन जब बाहर आके देखता है तो उसकी कार चोरी हो चुकी होती है। अब सीसीटीवी फुटेज से पार्वती और वर्धन ये पता लगा लेते हैं कि उनकी कार सत्या नाम के चोर ने चुराई है, जो कि कारों को बेच दे दिया करता है। अब सीन दिखाया जाता है जहां हमें तीन चोर दिखाई देते हैं, सितारा, सुजय कुमार और अनंत। अब इनमें से जो दो है कल्पित, वो अक्षय भी उन्हीं कल्पित की बात कर रही थी। ये लोग होटल में एक कपल का मर्डर कर रहे होते हैं बेरहमी से और उनके गहने चोरी करके यहाँ से भागने वाले होते हैं। यहाँ से ये ऊटी बस स्टैंड की तरफ चले जाते हैं।
यहाँ लास्ट बस खड़ी होती है जो ऊटी से कोयम्बटूर जाने वाली थी। तीनों चोर इसी में चढ़ जाते हैं, पर सितारा जब बस में चढ़ने वाला होता है तो उसे ऐसा लगता है उसके सामने कोई है या उसके सामने से कोई गुजरा है जो कि एक एविल एंटिटी है। पर जय कुमार उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, और बस में ऑलरेडी दो लेडीज़ बैठी होती है, एक ओल्ड साधु अम्मा और एक विडो लेडी बैठी होती है जो कि कपड़े का काम करती है। बस की जब शुरू होती है तो एज़िल नाम की एक लड़की को उसके पिताजी इस बस में चढ़ा के जाते हैं। वही एक लड़का दिखाया जाता है जिसका मूवी में कोई नाम नहीं बताया गया है। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड की कल शादी होने वाली होती है और वो उसे बुला रही होती है अपने गाँव, ताकि वो आए और उसे यहाँ से ले जाए। यहाँ हमें राघवी और एज़िल भी दिखाए जाते हैं जो कि घर से भाग रहे हैं। राघवी के पिता को जब पता चलता है एज़िल और राघवी भागने वाले हैं, तो वो क्योंकि पावर वाले होते हैं तो वो अपने आदमियों को बुलाते हैं और दोनों जहाँ भी मिले उन्हें वहीं पर पकड़ के मार देने के लिए कह देते हैं। अब हमें सत्या दिखाया जाता है जो कि वर्धन की कार को बेच रहा होता है। वो वर्धन की कार तो बेच देता है पर उसका बैग अपने पास रख लेता है, और तब सत्या को फ़ील होता है कि उस कार शेड में किसी लड़की को होस्टेस करके रखा हुआ है, पर वो इस पे ध्यान नहीं देता और वहाँ से निकल लेता है। अब वर्धन अपनी कार को खोजते हुए सत्या के पीछे आ जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि बस में एक फैमिली चढ़ चुकी है। उसके साथ ही एजिल और राघवी भी बस में चढ़ जाते हैं क्योंकि उनका कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं। उनसे बचने के लिए वो बस में बैठ जाते हैं। इधर वर्धन उसी कार शेड में पहुंच जाता है जहां उसकी कार रखी हुई थी, मतलब सत्या ने जिसे सेल किया था, और वो अपनी कार को ले लेता है। वो देखता है उसका बैग गायब है, लेकिन वहां वो उस होस्टेज लड़की को भी देखता है जिससे वो मस्त गुंडों के साथ डिशम डिशम करके उस लड़की को बचा लेता है। लेकिन जब वो अपनी कार चेक करता है तो कार में उसका बैग मिसिंग था। तो वो एक चोर से गुंडे से पूछता है कि उसका बैग कहाँ है, तो वो बताता है कि सत्या सिर्फ उसे कार बेच के गया है, बैग तो वो खुद लेके गया है। अब इस लड़की का भी सीन ये है कि ये वही लड़की है जिसकी कंप्लेंट लिखाने पवित्रा के पुलिस स्टेशन पहुंचे थे उसके माता पिता। तो चलो यहाँ पर लड़की को तो फाइंड कर लिया इन्होंने और एक केस सॉल्व हो गया। अब यहाँ से वर्धन और पवित्रा निकलते हैं। अब बस में राघवी और इसिल अपने लव की कहानी बस वालों को सुना रहे होते हैं। ये बताते हैं कि राघवी और इसिल एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जब राघवी ने अपने पिता को इसिल और उसकी लव स्टोरी के बारे में बताया तो राघवी के पिता ने इसिल और उसके पिता को इतना मरवाया कि इसिल के पिता ने इस पिटाई में एक दम तोड़ दिया, और अब ये दोनों भाग रहे हैं। तभी बस का कंडक्टर पूछता है कि आप भाग के कहाँ जाओगे, क्या करोगे? तो राघवी बताती है कि घर से निकलते समय उसने कुछ कैश और ज्वेलरी अपने पास ले ली थी। अब ये कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे और फिर अपनी नई लाइफ को शुरुआत करेंगे। और पीछे जो जय कुमार होता है वो बैठे बैठे सुन रहा होता है। अब वो लोग चोर है यार, गोल्ड डिगर है, तो वो इस पे हमला कभी ना कभी तो करेंगे ही। पर यहाँ पर बस में जब सारे लोग राघवी और इसिल की कहानी सुन रहे होते हैं, तभी उसे सलाह देते हैं कि क्यों ना तुम लोग शादी कर लो, और अगर तुम लोग शादी कर लोगे तो शायद हो सकता है तुम्हारे फैमिली वाले भी इस बात को एक्सेप्ट कर ले। बस में बैठे सभी लोगों को ये आइडिया बड़ा अच्छा लगता है और वो एग्री कर लेते हैं कि अब मंदिर आते ही इनका शादी करा दी जाएगी। तभी एक ओल्ड लेडी कहती है कि आगे ही एक मंदिर आने वाला है, तो चलो उसी टेम्पल में इन दोनों की शादी करवा देते हैं। और जैसे ही मंदिर आता है तो बस रुकती है और ये सभी उतर जाते हैं और राघवी और इसिल की शादी करवाने के लिए, सिवाय एक ओल्ड लेडी के जो कि इस पूरे मोमेंट के दौरान सो रही थी। अब जब बस रुकती है उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि बस पे जो कांच है, खिड़कियों के कांच पर अजीब अजीब हाथों के निशान और अलग अलग चेहरे उभरने लगते हैं, जिसे देख के वो ओल्ड साधु अम्मा डर जाती है और डर के मारे नीचे गिर जाती है। यहाँ सारे पैसेंजर ऐसे राघवी की शादी करवा के रिटर्न आ जाते हैं और बस में बैठ जाते हैं। अब बस यहाँ से चलना शुरू हो जाती है और बस अपना सफ़र तय कर रही होती है। तभी बस एक स्टॉप पे रुकती है और वहाँ पे कुछ बस में बैठे लोग उतर जाते हैं। इसमें वो ओल्ड लेडी भी होती है जिसने सलाह दी थी टेम्पल में राघव और एजिल की शादी करवाने के लिए। अब बस जैसे ही रुकती है और वो फैमिली उतरती है, तो तभी उनके पास एक कार आकर रुकती है और वो उनसे पूछती है एसिल और राघवी की फ़ोटो दिखा के, क्या इन्हें कहीं देखा है? तो सब लोग मना कर देते हैं, पर उनके साथ जो एक छोटी बच्ची होती है वो कहती है, अरे इन्हें तो अभी देखा था, इनकी तो हमने शादी करवा दी।
अब इससे वो फैमिली तो घबरा जाती है, पर राघवी के पिता के गुंडों को पता चल जाता है कि एजिल और राघवी इसी बस में है। अब वो बस का पीछा करने लगते हैं। वो अपनी कार से उन लोगों में से जो बूढ़े अंकल होते हैं, एक साधु महाराज, उनको कुचल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं बस का पीछा करने के लिए। अब बस में ओल्ड साधु अम्मा के बाजू में एक आदमी बैठा होता है, उससे साधु अम्मा बताती है कि उसने इस बस में कुछ एविल एंटिटी को महसूस किया है। उसे ये बस भूतिया लग रही है, कोई ना कोई है इस बस में। साधु माता की बातें सुन के वो आदमी कहता है कि उसे भी ऐसा लगता है कि बस में कोई तो भूतिया शक्ति है और मुझे लीसी पर शक है। वो जाकर लीसी को उठाता है तो लीसी का अजीब सा भूतिया चेहरा देख के वो डर जाता है और उन्हें यकीन हो जाता है कि बस भूतिया है। और वो साधु माता के पास जाके कहता है कि अगला जो भी स्टॉप आएगा हम वहाँ उतर जाएंगे। अब एक चेकर आता है जो बस को रोकता है चेक करने के लिए, तब ये दोनों बस से उतरते हैं और उस आदमी को बताते हैं कि ये बस भूतिया है। पर वो आदमी इन दोनों को मज़ाक समझ के आगे बढ़ जाता है और वो जैसे ही बस में घुसता है तो एक छोटी बच्ची उसे भूत के रूप में दिखाई देती है और वो डर जाता है। अब साधु माता और वो आदमी जब आगे जा रहे होते हैं तो वो वरदान उनको मिलता है और उसको बता देते हैं कि ये बस भूतिया है। तो वरदान बस का पीछा करने लगता है और पवित्रा को कहता है कि वो सत्या का पता करे। यहाँ से अब ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब जब रात में सभी लोग सो रहे होते हैं तो जय कुमार, अनंत और उसका साथी मिलकर राघवी के बैग को लेने लगते हैं। तभी एक बच्ची देख लेती है और वो शोर मचा देती है और अब बस में अफरा तफरी मच जाती है। जय कुमार, अनंत ये लोग चाकू निकाल लेते हैं और तभी वरदान बस में पहुंच जाता है और चाकू वगैरह छीन के इन तीनों की बहुत धुलाई करता है और सारी सिचुएशन को वरदान संभाल लेता है और तीनों गुंडों को पकड़ के बिठा देता है। तभी वो जब जयकुमार का बैग चेक करता है तो उसे वही गोल्ड नेकलेस वगैरह और बाकी ज्वेलरी मिलती है जो वरदान ने 16 साल पहले पुराने वाले केस में देखी थी। और वरदान को इसके बारे में पता चल जाता है कि ये ही वो तीनों गुंडे रहे होंगे जिन्होंने ये हादसे को अंजाम दिया होगा। और बस पहुंच जाती है हेयरपिन बैंड वाले उसी मोड़ पर जो कि हॉन्टेड है। अब वरदान को भी बस में कुछ भूतिया एंटिटी होने का पता कैरी एक्सपीरियंस होने लगते हैं। फिर भी वो इग्नोर करके इन तीनों से पूछताछ करता है और थोड़ी सी कुटाई के बाद ये लोग बता देते हैं कि इन्होंने अभी अभी होटल रोज़ गार्डन में एक कपल का मर्डर किया था और वहीं से ये गहने वगैरह चुराए हैं। वरदान अपनी टीम को कॉल करके होटल रोज़ गार्डन में इंक्वायरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेट के लिए भेज देता है। और वरदान को जब इनके नाम पता चलते हैं तो वो उसे याद आता है उसने ये तीनों नाम कहीं सुने हैं। ये वही नाम होते हैं जो इसकी फ्रेंड अक्षया ने बताए थे इन्हें, जो अभी-अभी थोड़ी देर पहले केस के सिलसिले में जब ये लोग बात कर रहे थे। इधर वर्धन पवित्रा को कॉल करके बता देता है कि उसे इस बस में कुछ हॉन्टेड फील हो रहा है, तो वो पता करे इस बस के बारे में। पवित्रा उसकी बात सुनकर कहती है मैं इस बस का अभी पता करके तुम्हें बताती हूँ। अब वरदान यहाँ बस के पैसेंजर से पूछताछ करने के लिए उन्हें उठाता है। तभी उस एसिल बताती है कि उसने अभी अभी एक विजन देखा जिसमें वरदान किसी को गोली मार रहा था, पर वरदान उससे बताता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास तो मेरी बंदूक है ही नहीं, वो तो चोरी हो चुकी है। अब वरदान जब बाकी लोगों से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि राघवी यहाँ के एमएलए की बेटी है और जो इन दोनों को मरवा सकता है। पवित्रा यहाँ बस स्टेशन पे जाके पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि ऐसे नंबर की बस एग्जिस्ट ही नहीं करती है और ऊटी से निकलने वाली सारी बसें जो थी वो जा चुकी है। ये कौन सी बस है उसे नहीं पता। तभी सत्या भी इस बस में चढ़ जाता है और वरदान उसे पहचान लेता है और उसे दबोच कर उससे अपना बैग और रिवॉल्वर बरामद कर लेता है। यहाँ हम अगले सीन में देखते हैं कि ऊटी के हर होटल में पुलिस जाके पूछताछ कर रही है और पता कर रही है कि यहाँ हाल ही में कोई मर्डर हुआ है क्या। मगर ऊटी के किसी भी होटल में किसी भी मर्डर का कोई रिकॉर्ड उन्हें मिलता ही नहीं है। यही पवित्रा वरदान को कॉल करके बताती है कि इस टाइप की बस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और तभी बस के सामने अचानक से कुछ लोग आ जाते हैं जिसके कारण बस को रोक दिया जाता है और ये गणेशेखरन के गुंडे थे जो कि राघवी के पिताजी थे। और ये गुंडे बस में चढ़ जाते हैं और राघवी और एसिल को मारने लगते हैं। मारते हुए ये एसिल और राघवी को मार देते हैं और इसी में से एक गुंडा बस के ड्राइवर को भी मार देता है। तभी वरदान अपने पिस्तौल से इन दोनों गुंडे को शूट करने लगता है और ये वही सीन था जो कि थोड़ी देर पहले एसिल को सपने में आया था।
अब बिना ड्राइवर की ये बस हिलने-डुलने लगती है और 13 हेयरपिन बेंट के पास ही आके एक मोड़ पे रुक जाती है। बस पहाड़ी के ऐसे मोड़ पे रुकी होती है कि अगर आगे गिरे तो खाई और पीछे बस अब जा नहीं सकती थी। थोड़ी-सी भी हलचल हुई तो बस सीधा खाई में गिरने वाली थी। और यहीं पे हमें वो गाड़ी भी दिखाई देती है जो कि इस मूवी के फर्स्ट सीन में थी, जिसका एक्सीडेंट हो गया था, यानी कि उस गाड़ी के सामने बस आ गई थी जिसके कारण उसका भी एक्सीडेंट होके वो खाई में गिर गई थी। अब यहाँ वरदान किसी तरह 4 लोगों को निकाल लेता है और वैसे ही बस खाई में गिर जाती है। दूसरे दिन सारी पुलिस फ़ोर्स सब आते हैं और वहाँ पे जहाँ हादसा हुआ है वहाँ से जब बस निकाली जाती है तो एकदम शॉक हो जाते हैं सभी, क्योंकि ये बस बहुत सड़ी-गली सालों पुरानी दिख रही होती है और इसके अंदर जो डेड बॉडीज़ होती है वो भी सारे कंकाल होते हैं, सिर्फ़ एक फ्रेश बॉडी होती है। मतलब वरदान और उसके साथ वाले कुछ समझ ही नहीं पाते कि ये हुआ क्या उनके साथ। कल वो इस बस में ट्रैवल कर रहे थे तो ये बस इतनी पुरानी कैसे हो गई? और ये ऐसी सड़ी-गली कैसे हो गई? वर्धन और पवित्रा जब बस का रिकॉर्ड चेक करने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि 16 साल पहले इस बस का एक्सीडेंट हुआ था और 16 साल पहले ही ऊटी के एक होटल में इस कपल का खून हुआ था जिसका केस सॉल्व करने वरदान आया था। और 16 साल पहले ही वरदान के पेरेंट्स का भी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मतलब ये सारी चीज़ें आपस में लिंक थी, लेकिन 16 साल पहले। और वर्धन अब पवित्रा को बताता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसने कल रात को 16 साल पहले वाला टाइम ट्रैवल किया था। अब वर्धन जाके जब उस केस के कल्पित की फ़ोटोज़ देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि वो कल रात 16 साल पहले की ज़िंदगी जी रहा था और वो यहाँ पर राघवी और एजिल के साथ साथ बस के जिन भी लोगों की जान गई थी वर्धन को ये समझ नहीं आ रहा घनशेखरन के होता है गुंडों के कि कारण, ऐसा उन कैसे सबकी हो गया हत्या कि के वो इल्ज़ाम में घनशेखरन को इतने साल गिरफ्तार पुराने इसमें करवाता है। जाके टाइम लूप में जाके वो सब पता कर पाया और उसने ये केस सॉल्व किया। तब फादर इसे बताते हैं कि तुम इसीलिए वहाँ उन आत्माओं के बीच जा पाए क्योंकि जिस कार का एक्सीडेंट हुआ था और कपल मर गए थे उसमें उनका एक बेटा भी था जो कि तुम थे और तुम बहुत रो रहे थे, हालत ख़राब थी, इसलिए तुम्हें कार से निकाल के मैं ले आया था। और क्योंकि उसी टाइम लूप में सारी आत्माएँ स्टक हो गई थी और वो अपनी मौत का इंसाफ चाहती थी, इसीलिए वो बस हर साल या उसी टाइम पे उसी दिन ट्रैवल कर रही थी। वो आत्माएँ जब तक इंसाफ ना मिले वो ट्रैवल कर ही रही थी। तो अब वरदान को पता चलता है कि कैसे उसके पेरेंट्स की मौत भी उसी दिन हुई और कैसे इन सभी आत्माओं को इंसाफ चाहिए था जो हर साल यही दर्द सहन कर रही थी और मरते जा रही थी बार-बार जब तक कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। अब वर्धन लगातार 4 साल तक रोज़ उसी दिन वेट कर रहा होता है कि बस आएगी, पर बस के इंतज़ार में बैठे रहता है, बस नहीं आती। यहाँ वरदान ने पवित्रा से शादी कर ली होती है, उनका एक अच्छा बेटा है, अच्छी खासी फैमिली सेटल लाइफ है। अब वर्धन को यहाँ अक्षय का कॉल आता है, वो अपनी एंगेजमेंट पे उसे बुलाती है पर वो मना कर देता है क्योंकि वो बताता है आज 29 फरवरी है और आज उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है। तभी पवित्रा यहाँ एक पैटर्न नोटिस करती है। पवित्रा वरदान को बताती है कि 4 साल पहले जब तुम केस की स्टडी करने के लिए ऊटी जा रहे थे तो तुमने 29 फरवरी को ही उस बस में ट्रैवल किया था और आज 29 फरवरी है तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी, यानी कि वो बस हर 4 साल में एक बार ही आती है, वो भी 29 फरवरी को। इतना सुनते ही वरदान निकल जाता है ऊटी के लिए, उस बस का वेट करता है जो कि जो अब आने वाली थी 29 फरवरी के हिसाब से। वरदान और सत्या यहाँ वेट कर रहे होते हैं बस का, तभी बस आ जाती है। वरदान और सत्या उस बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार इस बस में उतने लोग नहीं होते हैं। उन्हें वही आत्माएं मिलती है जो कि वरदान से मिलना चाहती थी और इस तरह डायरी मूवी यही एंड हो जाती है। मतलब अब वो आत्माएं नहीं आएगी जिनको इंसाफ मिल चुका है, जो वरदान को थैंक्स बोलना चाहती थी या वरदान से सीरियसली मिलना चाहती थी, वही आत्माएं इस बस में ट्रैवल कर रही थी। तो ये थी डायरी मूवी की कहानी और आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइए मुझे। और क्या आप भी किसी ऐसी एविल पावर या ऐसी आत्माओं के बारे में जानते हैं जो अनकंडीशनली कैसे भी अचानक से मर गए, जिनकी कुछ विशेष अधूरी रह गई हो और पूरी करनी हो? और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टेड हो जानने के लिए भूतिया कहानियों के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो ताकि मैं ऐसी ही कहानियाँ बताऊँ।
और ये रियल में होता है, जब किसी की इच्छा अधूरी रह जाती है और वो मर जाता है ना, तो ऐसी आत्माएँ रियल में भटकती रहती है और वो हर रोज़ उसी टाइम पे, जिस टाइम उनकी डेथ होती है ना, वो बार-बार मौत मरती रहती है। ऐसा मैंने भी कहीं सुना है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आपको कैसी लगी ये मूवी की कहानी, ये भी बताइएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू।